क्या भारत का राफेल गिरा था? अब सीडीएस जो प्रमुख हैं उनका एक बयान आया है। उन्होंने एक विदेशी मीडिया ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू दिया है। क्या कहा है उन्होंने इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने विमान गिरे, नहीं गिरे। पाकिस्तान ने 6 भारतीय विमान को मार गिराए जाने का दावा किया था, इसमें 4 राफेल और एक और फाइटर जेट है। सुब्रमण्यम स्वामी जो हमेशा से मिसगाइडेड मिसाइल रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत के 5 विमान मार गिराए गए हैं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या होगी उनकी कार्रवाई? वो देश में मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। और नीट पीजी का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस देश में दलित पिछड़ों को एजुकेशन से दूर रखने के लिए कपिल सिब्बल जब एमएचआरडी के मंत्री थे तो क्लैट हो, वकील के दाखिला हो या एमबीबीएस का दाखिला हो नीट, या फिर नीट पीजी हो या सीयूटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबको, या यूपीएससी का एग्जाम हो, जानबूझकर महीन तरीके से कपिल सिब्बल ने सबको डाइल्यूट किया और नतीजा बहुजनों की राह मुश्किल हो गई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में एक दलित समाज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक शानदार फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि नीट पीजी का एग्जाम जो है वो एक शिफ्ट में होगा। पहले ये सरकार 2 शिफ्ट में करा रही थी। अब बताइए, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो पहले शिफ्ट वाला दूसरे शिफ्ट वाले को नहीं बता देगा? तो क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था? सोचिए, इस देश में प्राइवेट सेंटर्स पर एग्जाम करवाए जाने लगे कंप्यूटर से, जिसका नतीजा हुआ कि कोई पेपर बिना लीक के नहीं होता है। और आपको पता है जब व्यवस्था में कौन लोग बैठे हुए हैं, पेपर लीक होगा तो किसको नुकसान होगा? इस देश में आप जानते हैं इंटरव्यू के नाम पर कैसे नंबर काटा जाता है। तो चलिए, देर सवेर ही सही नीट पीजी में कम से कम एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के लगातार संघर्ष की वजह से और विल्सन साहब जो उनके सांसद हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़े और नीट पीजी में भी रिजर्वेशन ओबीसी का लागू हुआ। एससी एसटी का लागू था, ओबीसी का लागू नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लागू कर दिया गया। सोचिए, पहले एमबीबीएस का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आरक्षण था, इसीलिए उसको नीट कर दिया गया। मतलब देश पहले राज्य अलग अलग एग्जाम लेती थी, अब इनको ये सेंट्रलाइज कर दिया। अब उसमें रिजर्वेशन था, लेकिन नीट पीजी में जब एमबीबीएस करने के बाद जो एमडी बनते हैं उसमें नहीं था। लेकिन आज भी डीएम जो बेस्ट स्पेशलाइज है उसमें आज भी रिजर्वेशन नहीं है एंट्रेंस में। और जब रिजर्वेशन नहीं है तो डीएम में अगर आप बेहतर नंबर भी लाते हैं, इंटरव्यू से दाखिला होता है, तो आपके लोगों का नंबर काट लिया जाता है। तो अभी भी नीट पीजी हो या नीट या डीएम हो, उसमें इंटरव्यू के दौरान छात्रों के साथ आज भी बहुजन समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। उसी तरह से यूपीएससी में जानकर कपिल सिब्बल के समय ही सीसेट लाया गया। कपिल सिब्बल पहले कांग्रेस के थे, अब कांग्रेस उनको बाहर निकाल चुकी है। कांग्रेस सामाजिक न्याय पर बात करे, अब वो अखिलेश यादव के सांसद हैं। तो उसी तरह से सीसेट लाया गया ताकि जो आर्ट्स बेस्ड स्टूडेंट है, नीट की वजह से ही एक केरल की दलित समाज की छात्रा ने सुसाइड किया था। पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज में, सोचिए, नीट पीजी को एक लैंग्वेज में कर दिया गया, अंग्रेजी। मान लीजिए मैं तमिलनाडु का हूँ, कर्नाटक का हूँ, मैं मान लीजिए असम का हूँ, मैं अपनी भाषा में एग्जाम देना चाहता हूँ तो दिक्कतें होती है। अब पता नहीं आजकल क्या स्टेटस है, लेकिन इसको लेकर सेंट्रलाइज कर दिया गया था। यूपीएससी में सीसेट लगा दिया गया, मतलब बिना साइंस बैकग्राउंड के आप क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हैं। पहले ताकि आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी का सबसे ज़्यादा, किसानों का, अल्पसंख्यकों का ड्रॉप आउट है। उसके बाद वो साइंस नहीं पढ़ पाते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, उससे यूपीएससी क्वालिफाई करते थे, वहाँ भी सीसेट लगा दिया गया। इतना ही नहीं, वकीलों के एग्जाम में क्लैट कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। और अब तो जनरल एजुकेशन के लिए, जैसे आप जेएनयू डीयू में एग्जाम चाहते हैं, बीएचयू में, तो सीयूटी कर दिया गया, सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन। अब सोचिए, जो बच्चा दिल्ली में पढ़ेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, अंग्रेजी से पढ़ेगा, वो ज़्यादा स्कोर करेगा। तो हर राज्य को उसकी अपनी भाषा के आधार पर हर राज्य में बने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उस राज्य का सीट तो होना चाहिए था, नहीं तो संघीय ढांचा का क्या मतलब है? ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया और उन्होंने कहा कि एक अच्छा कदम है और इससे बहुजन छात्रों को न्याय मिलेगा। वहीं लगातार इंटरव्यू खत्म किए जाने का आंदोलन चल रहा है।
सोचिए, सबसे ज़्यादा अब दलित पिछड़ों के साथ, किसान अल्पसंख्यकों के साथ इंटरव्यू में बेईमानी होती है। जो लोग रिटेन में भी अच्छा नंबर लाते हैं उनको इंटरव्यू में नंबर नहीं दिया जाता है, खासकर जुडिशरी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में। और इंटरव्यू में इतना महीन जातिवाद होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अगर कोई गैर सवर्ण छात्र है तो उससे पूछा जाएगा सवाल कि चेकोस्लोवाकिया का 15वें राष्ट्रपति का नाम बताइए, और उनकी जाति वाले का इंटरव्यू लेना होगा तो उनसे पूछ देंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। सवाल दोनों से पूछा गया, लेकिन एक सवाल दोनों से नहीं पूछा गया। एक के लिए अलग सवाल तैयार किए गए, दूसरे के लिए अलग सवाल तैयार किए गए। यही महीन जातिवाद है, सोचिए। तो इसको लेकर भी अब लगातार लोग सजग हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लोग सजग हैं, तो बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया की वजह से सजग हो रहे हैं। अब बात दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो देश के सामने है, और जिस तरह से लगातार युद्ध के माहौल बने देश में, टीवी अखबार ने जिस तरह से फर्जी खबरें चलाई, अब सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं चौहान साहब ने कहा है कि 15% समय हमारा बर्बाद हुआ फर्जी खबरों को बंद कराने में, फर्जी खबरों पर सफाई देने में। वहीं एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए चौहान साहब से जब पूछा गया कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि कितने आपके जेट मार गिराए गए, 6 या 5 जेट मार गिराए गए, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कितने जेट मार गिराए गए, सवाल ये है कि जो घटना हुई उसके बाद हमने बेहतर किया कि नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल कंफर्म नहीं किया कि कितने जेट मार गिराए गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने अपनी गलतियां ठीक की और उसके बाद लंबी दूरी के निशाने साधे 2 दिन बाद, और पाकिस्तान को पस्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि भारतीय सेना बढ़त बनाए हुई थी पाकिस्तान पर। भारतीय सेना पाकिस्तान के एयरबेसों पर हमला कर रही थी, सटीक हमला कर रही थी, और पाकिस्तान घुटने पर था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया। वहीं बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद भी रहे हैं ब्राह्मण समाज से, उन्होंने खुलेआम एक पॉडकास्ट में, रावल हैं एक, उनके पॉडकास्ट में कहा कि 6 विमान मार गिराए गए। क्या उन पर एफआईआर दर्ज होगा? क्या उनको जेल में डाला जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस बात को पूछ देता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में आज भी देश के लिए तमाम जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग खतरनाक हैं। भारत की सेना पर हर देश का नागरिक फक्र करता है, गर्व करता है, लेकिन वहीं ट्रंप, जो नरेंद्र मोदी जिसको अपना दोस्त कहते थे, जिनके लिए भक्त यहां हवन कुंड करते थे, ट्रंप के लिए मोदी जी ने वोट मांगा, भारत में उनके लिए हवन कुंड किया गया। वो ट्रंप लगातार इंटरनेशनल फोरम पे कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया। इसी से सवाल होता है कि क्या भारत की सेना की मेहनत को पानी फेर दिया गया? 2-4 दिन और अगर ये युद्ध चलता तो पाकिस्तान पर कब्जा हो जाता, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता। और जो बीजेपी का चुनावी नारा था, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया? और इस बात को सरकार क्यों काट नहीं रही है? वहीं ऑपरेशन सिंदूर को चुनाव में भुनाया जा रहा है। महिलाओं के घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे वाली खबर को बीजेपी कह रही है कि ये फेक न्यूज है, जबकि 2 दिन 3 दिन पहले तक ये खबर अखबार में छपी। उसके बाद विवाद बढ़ा और लोगों ने इसको मुद्दा बनाया, महिलाओं ने मुद्दा बनाया, टीएमसी ने मुद्दा बनाया, ममता बनर्जी ने, उसके बाद कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, संजय सिंह ने सबसे पहले मुद्दा बनाया और कहा कि क्या दूसरी महिलाओं को दूसरे लोगों का सिंदूर भेजा जा सकता है? तो सोचिए कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही कि इस मुद्दे को भुनाया जाए, और इसीलिए सवाल उठता है बीजेपी के पर कि क्या जानबूझकर बिहार चुनाव में फायदे के लिए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग रची गई, और जब सेना तैयार हो गई थी, जब सेना ने पलटवार किया तो सीज फायर क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की सबसे बड़ी खबरों में से है कि सरकार की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है, और नीट पीजी का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा। काश इस देश में हर एग्जाम एक शिफ्ट में होता और सरकारी सेंटर्स पर होता और देख रेख में, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो प्रमुख है, रक्षा प्रमुख जनरल चौहान जी ने मान लिया है कि जो गलतियां हुई है उसको ठीक किया गया है, और इसको लगातार लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हाँ कोई विमान तो गिरा है। उन्होंने कहा है कि सवाल ये नहीं कि कितने विमान गिरे, सवाल ये है कि जो विमान, जो गलतियां थी उनको सुधार लिया गया और 2 दिन तक बड़ा हमला किया गया। रवीश कुमार ने क्या लिखा है,
पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। भारत के रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने मान लिया। यह पहली आधिकारिक स्वीकृति है। इसके पहले तक भारत की सेना खंडन कर रही थी और नहीं खुलकर स्वीकार कर रही थी। जनरल चौहान ने जेट गिराए जाने की बात मान ली है। यह खबर सामान्य नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि कितने विमान गिराए हैं। 6 विमान की संख्या के बात को सिरे से नकार दिया, लेकिन यह भी नहीं कहा कि विमानों की संख्या 1 है या 1 से अधिक। लड़ाकू विमान के गिराए जाने से वायु रक्षा कवच पर क्या असर पड़ता है, सवाल वहां तक भी जाएगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बातें किस्तों में धीरे धीरे आ रही है। रक्षा प्रमुख का इंटरव्यू से हंगामा मचा हुआ है। जेट विमान गिराने की बात के बाद पूछा जाने लगा है कि विमान कौन था, क्या रफाल था, कितने विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया। तो ये बड़ा सवाल है जिस पर देश राहुल गांधी ने भी पूछा था। और जब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं तो उनको बात स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि क्या सीज फायर का फैसला सही था? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।